सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी में लगातार व्यस्त होंगे। ठीक है, तो अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक क्वेश्चन पोस्ट किया था जिसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्धशुष्क मरुस्थल और बागर क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो अधिकतर जो विद्यार्थी हैं उनका जो आंसर है उन्होंने गलत दिया। ठीक है, तो परीक्षा में इस प्रकार से आप गलती करोगे तो क्या होगा फिर। और जो मिट्टियों वाला टॉपिक है वो पूरा मैंने आपको कंप्लीट भी करवा दिया है। फिर आपको उसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, जरूर कमेंट करके बताएं आप। ठीक है, एक बार और करवा दूंगी मैं ये मिट्टियों का जो आधुनिक वर्गीकरण है या फिर जो मिट्टियों का पूरा टॉपिक है वो एक बार और कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, अगर इस प्रकार से आप गलती करोगे एग्जाम में तो पूरा जो आंसर है वे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आज के जो हमारे 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं जियोग्राफी से, आर्ट ऑफ कल्चर से एंड हिस्ट्री से। ठीक है, और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन है जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि निम्न में से कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है। चारों ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने। बताइए क्या करने वाले हैं। राइट आंसर क्या पूछा है कि पाकिस्तानी सीमा के निकट है, कौन सा शहर या फिर कौन सा जिला। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा गंगानगर। ठीक है, पाकिस्तानी जो सीमा है इसके सर्वाधिक जो निकट है वे गंगानगर जिला है। और गंगानगर लगाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से कितने किलोमीटर की, 210 किलोमीटर की। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कि निम्न में से कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है, तो गंगानगर। और गंगानगर लगाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से 210 किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, कुल 5 जिले हैं। कौन कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि उत्तर से दक्षिण का सही क्रम पूछा है। देख लेते हैं सबसे पहले उत्तर से दक्षिण का सही क्रम किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय सीमा लगा रहा, ये देख लेते हैं। सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है श्रीगंगानगर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछा है। इसके बाद आता है बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और फिर आता है बाड़मेर। ठीक है, ये इस प्रकार से क्रम है। तो उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछा है आपको, तो ऑप्शंस के जो अकॉर्डिंग है हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा, श्रीगंगानगर, फिर उसके बाद आता है बीकानेर, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। यहाँ पर राइट आंसर हमारा होने वाला है बी ऑप्शन। ठीक है, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन अपोजिट भी बनाकर दिया जा सकता है कि दक्षिण से उत्तर की क्रम बताओ। तो दक्षिण से उत्तर का क्रम इस प्रकार से याद रखना है आपको, बाड़मेर, उसके बाद आएगा जैसलमेर, बीकानेर और फिर गंगानगर, दक्षिण से उत्तर की ओर। जबकि यहाँ पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण का क्रम, तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए भाई मावट क्या है, क्या है ये मावट, मावट क्या है, क्या है ये मावट। राजस्थान में शीत ऋतु में चलने वाली क्या है ये, वर्षा, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है मावट। ठीक है, देख लेते हैं मावट के बारे में। और जो मावट है इसे गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। पहले देखते हैं कि मावट क्या होती है। मावट क्या है ये है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहा जाता है मावट। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। और जो मावट है इसे जानते हैं गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी, यानी सुनहरी बूंद के नाम, गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी इसे जाना जाता है।
ठीक है। या फिर मावट है जो कि कहाँ से होती है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मावट कहाँ से होती है, तो ये होती है भूमध्य सागर से। मावट कहाँ से होती है, भूमध्य सागर। या फिर किसकी सहायता से होती है ये मावट, किसकी सहायता से होती है, तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभों की सहायता से। किसकी सहायता से, पश्चिमी विक्षोभों की सहायता से ये होती है। इसके अलावा जो मावट है ये किसके लिए लाभदायक मानी गई है, कौन सी फसल के लिए लाभदायक, तो ये मानी गई है लाभदायक रबी की फसल के लिए। ठीक है, रबी की फसल के लिए लाभदायक मानी गई है, वरदान मानी गई है। ठीक है, और इसके अलावा मावट का जो समय है, समय भी पूछा जा सकता है कि जो मावट का समय है या फिर मावट कब से कब तक होती है, तो ये होती है जनवरी से फरवरी। जनवरी से फरवरी इसका समय माना गया है। ठीक है, समझ में आ गया कि मावट क्या है। राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है मावट, और मावट है जो कि रबी की फसल के लिए वरदान का काम करती है। इसे गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ से होती है, भूमध्य सागर से। किसकी सहायता से होती है, पश्चिमी विक्षोभों की सहायता से। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बना कर दिया जा सकता है। यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि कौन से कारक, क्या पूछा है कि कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। पहले तो ये बताइए जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं। बताइए राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले, जलवायु को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। एक तो अरावली, राजस्थान की जो जलवायु है उसको प्रभावित करती है अरावली। इसके अलावा मरुस्थल, मरुस्थल कौन कौन से कारण बताए जा रहे हैं आपको, मरुस्थल। इसके अलावा अक्षांशीय, अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, इसके अलावा और बताइए जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। फटाफट आंसर दीजिए कि राजस्थान की जलवायु को और कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं। तो समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी ये भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण है, या फिर उच्चावास। ठीक है, ये जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है इसमें आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल एकदम समझने की आवश्यकता है। ठीक है, जहाँ पर आपको रटने की आवश्यकता है वहां रटो, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है वहां पर आपको समझना है। ठीक है, तो पूछा गया कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो एक तो कर रहा है अक्षांशीय, भी बताया था, अवस्थिति। ठीक है, इसके अलावा अरब सागर से दूरी या फिर समुद्र की दूरी ये भी प्रभावित करता है, या फिर उच्चावास विशेषताएं, या फिर अरावली, या फिर मरुस्थल, ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारण हैं। जबकि देशांतरीय अवस्थिति ये प्रभावित नहीं करती है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 1, 3 और 4। 1, 3, 4 सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं अक्षांशीय अवस्थिति, इसके अलावा अरब सागर से दूरी और उच्चावास विशेषताएं। ठीक है, नेक्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 5 कि कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन देखना है आपको यहाँ पर कि कौन सा कथन सत्य है कि सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बिल्कुल सही बात है कि सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और भारत के कुल नमक उत्पादन में सांबर का 8.7% योगदान है, या फिर राजस्थान की कुल नमक उत्पादन में इसका 80% योगदान है। ठीक है, और सांबर जो झील है इसे रामसर साइट में 1990 में शामिल किया गया था। इसके अलावा हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में की गई थी। ठीक है, तो ये वाला कथन तो बिल्कुल सही है। कथन आर, सांबर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ए आर, दोनों ही सत्य है यहाँ पर। तो ए आर दोनों सत्य, सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इसी प्रकार से घुमा फिरा कर आपको वहां पर दिए जाएंगे। या तो ऑप्शंस में परिवर्तन देखने को मिलेगा, या फिर है जो कि क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका है उसमें चेंज कर दिया जाएगा।
बाकी क्वेश्चन वही घूम फिर कर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि नदियां जो अपना जल सांबर झील में गिराती है, सांबर में गिराने वाली नदियां जो अपना जल सांबर झील में गिराती है। तो यहाँ पर आपको नदियों के नाम दिए गए हैं, तो बताइए कि सांबर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। आपको मैंने बताया था कि सांबर में गिरने वाली 5 नदी है। सांबर, सांबर में गिरने वाली 5 नदियां, कितनी नदियां हैं? 5 नदियां हैं। अब नदियों के नाम बताइए आप। मैंने आपको बताया भी था कि सांबर में गिरने वाली 5 नदी कौन कौन सी है, फटाफट आंसर दीजिए। एक तो है कौन सी? मेंढा। कौन सी नदी? मेंढा। ठीक है, दूसरी है रूपनगढ़, तीसरी है खारी और चौथी है खंडेला। ठीक है, इसके अलावा 5वीं है सामोड़। ये 5 नदियां हैं जो कि सांबर झील में गिरती है। अब देख लीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। आपको ये पता होगा तभी तो सॉल्व करोगे इसको आप, कि सांबर में गिरने वाली नदियां कितनी हैं? 5 हैं। कौन कौन सी है? मेंढा है, रूपनगढ़ है, खारी है, खंडेला है और सामोड़ है। अब देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया है और कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। नदियां जो अपना जल सांबर झील में गिराती है, तो शा भी नहीं है, ठीक है, और चाप भी नहीं है। सांबर में गिरने वाली है रूपनगढ़ और मेंढा। तीसरा और चौथा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को दिया जाता है बनाकर। तो 3 और 4 बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कि राजस्थान के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? क्या पूछा है कि राजस्थान के किस भाग में जनसंख्या घनत्व पूछा गया है कि जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। कौन से भाग में? क्षेत्रफल थोड़ा ना पूछ रहा है वो, जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है। सर्वाधिक है कहाँ पर? कौन से भाग में? पूर्वी मैदानी भाग में। कैसे बताइए भाई, पूर्वी मैदानी प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कैसे है बताइए। तो देखते हैं सबसे पहले इस प्रकार से, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या है पूर्वी मैदानी प्रदेश का, तो क्षेत्रफल है 23%। ठीक है, और यहाँ पर जनसंख्या जो निवास करती है पूर्वी मैदानी प्रदेश में 39% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल 23% है और जनसंख्या निवास कर रही है 39%। जबकि जो मरुस्थलीय प्रदेश है, ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 61.11%। ठीक है, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका क्षेत्रफल क्या है? 61.11% है। और यहाँ पर जो जनसंख्या है पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसमें जो जनसंख्या है वो कितनी निवास करती है? 40%। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या अधिक निवास कर रही है। जबकि यहाँ पर क्षेत्रफल अधिक है लेकिन जनसंख्या जो घनत्व है कम है, 40% जनसंख्या निवास करती है। जबकि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसका क्षेत्रफल कितना है? 23% है और 39% जनसंख्या निवास कर रही है। तो यहाँ पर यही तो पूछा गया है, यहाँ पर यही तो पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि राजस्थान के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? पूर्वी मैदानी भाग में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बताइए साबरमती नदी की कुल लंबाई है कितनी? साबरमती नदी की कुल लंबाई पूछी गई है, कितनी है? साबरमती नदी की कुल लंबाई है 416 किलोमीटर। ठीक है, और जो साबरमती नदी है ये कौन से अफवाह तंत्र का भाग है? अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग। या फिर पूछा जा सकता है कि जो साबरमती नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम स्थल बताइए आप मुझे इसका। साबरमती नदी का उद्गम स्थल फटाफट कहाँ से होता है? पदराला की पहाड़ी उदयपुर से। कहाँ से होता है? पदराला की पहाड़ी, पदराला की पहाड़ी उदयपुर से इसका उद्गम होता है। और जो साबरमती नदी है इसकी सहायक नदियां बताइए कोई 2 सहायक नदियां। साबरमती की सहायक नदियों के नाम बताइए कौन कौन सी हैं? वाकल, इसके अलावा मेशवा, वाकल है, मेशवा है, इसके अलावा हतमती और माजम या फिर मानसी। ठीक है, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा साबरमती जो नदी है ये कौन सी खाड़ी में गिरती है? खंबात की खाड़ी में।
कौन सी खाड़ी में गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, यानी अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है साबरमती नदी, जिसका उद्गम होता है पदराला की पहाड़ी से। कुल लंबाई इसकी 416 किलोमीटर है। ठीक है, और सहायक नदियां भी पूछी जा सकती हैं, या फिर सहायक नदियों के नाम भी दिए जा सकते हैं कि वाकल, मेसवा, हथमती, माजम और मानसी, ये किसकी सहायक नदियां है? तो ये है साबरमती की सहायक नदी। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, निम्न में से कौन सा एक नाम लूणी नदी का नहीं है? निम्न में से कौन सा एक नाम लूणी नदी का नहीं है? देख लीजिए, क्या करोगे? फटाफट आंसर दीजिए। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वे होगा शी ऑप्शंस, कांटल की गंगा। कांटल की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? माही नदी। ठीक है, कांटल की जो गंगा है वो कहलाती है माही नदी, और माही नदी को कहते हैं आदिवासियों की गंगा भी कहलाती है, आदिवासियों की गंगा या फिर वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा या फिर वागड़ की गंगा या फिर दक्षिण राजस्थान की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, ये कहलाती है माही नदी। जबकि लूणी नदी को जानते हैं लवणावती नदी के नाम से, या फिर अंत सलीला, ये भी लूणी नदी का दूसरा नाम है, या फिर मारवाड़ की गंगा, ये भी लूणी नदी का दूसरा नाम है। ठीक है, मारवाड़ की गंगा भी दिया जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि मरु सलीला कौन सी नदी का नाम है? निम्न में से कौन सी नदी का नाम है? या फिर लवणावती के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो वो जानी जाती है लूणी नदी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 कि राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या करोगे? ध्यान पूर्वक पढ़ा करो क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़े करो पहले तो, कि राजस्थान में क्या पूछा है? कि राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूछी गई है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कांतली। ठीक है, राजस्थान में पूर्ण रूप से आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली। लेकिन क्वेश्चन को ये थोड़ा सा घुमाकर पूछता है कि राजस्थान में आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है, तो गग्गर हो जाता कि राजस्थान में आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी। ठीक है, तो क्या करते हैं? गग्गर। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? पूर्ण, कि राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कांतली। और कांतली नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी शिखर से। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन, शेखावटी क्षेत्र की नदी है ये। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 कि गोरा बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? ये तो आप सभी जानते होंगे। गोरा बादल महल किस दुर्ग में स्थित है? तो ये है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित गोरा बादल का महल। इसके अलावा और बताइए, जैसे गोरा बादल महल, गोरा बादल महल, इसके अलावा पद्मनी महल पूछा जा सकता है कि पद्मनी महल ये भी चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित है। या फिर फतेह प्रकाश महल, कौन सा महल? फतेह प्रकाश महल। या फिर आहड़ा हिंगोला का महल पूछा जा सकता है कि आहड़ा हिंगोला का महल। या फिर पूछा जा सकता है नवलखा बुर्ज, नवलखा बुर्ज या फिर भंडार, ये कहाँ पर है? तो ये है चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित। हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। पद्मनी का मेल भी पूछा जा सकता है, गोरा बादल का मेल भी पूछा जा सकता है, फतेह प्रकाश मेल भी आपसे पूछा जा सकता है। या फिर निम्न में से कौन से जिले में या कौन से किले में आड़ा हिंगोला का महल स्थित है? इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट बताइए भाई कि किलकिला शंभू बाण तोप किस दुर्ग में स्थित है? यहाँ पर तोपों के नाम आपको दे दिए गए हैं, तो बताइए क्या करने वाले हैं, क्या करोगे? किलकिला शंभू बाण तोप किस दुर्ग में स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। और ये मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। इसके अलावा और देख लेते हैं मेहरानगढ़ जो दुर्ग है इसमें और कौन कौन सी तोप स्थित है।
मेहरानगढ़ दुर्ग। इसमें एक तो है कौन सी तोप, गुब्बारा, पूछा जा सकता है कि गुब्बारा या फिर नुसरत या फिर गजक या फिर गजनी या फिर किलकिला, किलकिला, या फिर पूछा जा सकता है शंभू बाण, शंभू बाण, या फिर कड़क बिजली, कौन सी तो कड़क बिजली, या फिर जमजमा, जमजमा। ये तोप कहाँ पर स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित। इसके अलावा जो खंडार दुर्ग है ये सवाई माधोपुर में स्थित है। और यहाँ पर कौन सी तोप रखी हुई है, शारदा। पूछा जा सकता है कि शारदा तोप कहाँ पर है, कौन से दुर्ग में, तो वो है खंडार दुर्ग सवाई माधोपुर में। इसके अलावा जो तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है, तारागढ़ दुर्ग एक बूंदी में भी स्थित है, दूसरा अजमेर में स्थित है, लेकिन जो तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है इसमें कौन सी तोप स्थित है बताइए, गर्भ गुंजन। कौन सी, नाम याद कर लीजिए, गर्भ गुंजन तोप। ठीक है, पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से दुर्ग में गर्भ गुंजन तोप स्थित है, तो वह है तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित। शाहबाद का किला आप सभी जानते हैं 12 जिले में स्थित है। और यहाँ पर रखी हुई है नवल बाण तोप। कौन सी तोप है, नवल बाण तोप। ठीक है, क्लियर, नवल बाण तोप ये कौन से किले में स्थित है, शाहबाद दुर्ग 12 में स्थित। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्या पूछा है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है, बूंदी में। इसके अलावा 80 खंभों की छतरी अलवर जिले में स्थित है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया, तो राव अनिरुद्ध ने। ठीक है, अपने भाई धाबाई देवा की याद में करवाया था। इसके अलावा जो 84 खंभों की छतरी है, ये जो 84 खंभों की छतरी है ये कहाँ पर है, देवपुरा गांव बूंदी में। और इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है वे करवाया था अनिरुद्ध ने, राजा अनिरुद्ध, राजा अनिरुद्ध ने धाबाई देवा की याद में, धाबाई देवा की याद में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बताइए भाई, भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है, कौन सा मंदिर है, भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर, क्या करने वाले हैं, शेवाड़ी जैन मंदिर। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। और जो शेवाड़ी का जैन मंदिर है ये कौन से जिले में स्थित है बताइए, पाली में। कहाँ पर स्थित है, पाली जिले में स्थित है। जबकि नकटी माता का मंदिर ये कौन से जिले में है, भवानीपुरा जयपुर में। दधी माता मंदिर गोट मांगलोर नागौर में स्थित है। और हर्षद माता का मंदिर है आबानेरी दौसा में। लेकिन ये जो तीनों मंदिर है ये किस शैली में बने हुए मंदिर है, तो गुर्जर प्रतिहार शैली में, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली में बने हुए मंदिर है ये। ठीक है, जबकि जो शेवाड़ी का जैन मंदिर है ये किस शैली में बना हुआ है, भूमि शैली। और भूमि शैली का अन्य नाम है नागर शैली के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, गोमती सागर मेला किस तिथि को बढ़ता है या फिर लगता है। पहले तो ये बताइए जो गोमती सागर मेला है ये कहाँ पर लगता है, कहाँ पर लगता है, गोमती सागर मेला कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है झालरापाटन झालावाड़। कहाँ पर लगता है, झालरापाटन झालावाड़ जिले में। लेकिन यहाँ पर आपसे तिथि पूछी गई है, तो बताइए कौन सी तिथि को बढ़ता है ये गोमती सागर का मेला, ये लगता है वैशाख पूर्णिमा को। कौन सी तिथि को लगता है, वैशाख पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि वैशाख शुक्ल तृतीया को तो क्या मनाई जाती है, आखा तीज। ठीक है, और आखा तीज के दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। ठीक है, और कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा मनाई जाती है, त्रिपुर पूर्णिमा। या फिर पुष्कर का मेला भी लगता है अजमेर में, पुष्कर मेला अजमेर, ये कौन सी तिथि को बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, इसके अलावा आश्विन शुक्ल दशमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो ये तो आप सभी जानते हैं दशहरा। दशहरे का जो त्योहार है ये मनाया जाता है आश्विन शुक्ल दशमी को। ठीक है,
खिचड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है और लीलटास पक्षी का दर्शन इस दिन शुभ माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बताइए 16। क्या पूछा है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि बौद्ध मठ बौद्ध स्तूप की जानकारी किस सभ्यता से मिलती है। कौन सी सभ्यता से मिलती है बौद्ध मठ और बौद्ध स्तूप की जानकारी? तो ये मिलती है कौन सी सभ्यता से मिलती है? फटाफट आंसर, बेराट सभ्यता से। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन। और जो बेराट सभ्यता है ये कहाँ पर है बताइए, कौन सी नदी पर है, कहाँ पर है? बेराट सभ्यता, बेराट सभ्यता है कोटपुतली। कहाँ पर है? कोटपुतली। और कौन सी नदी पर है ये सभ्यता बेराट? बाणगंगा नदी पर। और कैसी सभ्यता है ये जो बेराट सभ्यता है कैसी सभ्यता है? लोहा युगीन सभ्यता। या फिर बेराट सभ्यता का समय क्या माना गया है? लोहा युगीन सभ्यता। या फिर बेराट सभ्यता का समय भी पूछा जा सकता है कि बेराट जो सभ्यता इसका समय क्या माना गया है? तो इसका समय माना गया है 600 से 322 ईसा पूर्व इसका समय माना गया है। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है जो बेराट सभ्यता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी बताइए? बेराट सभ्यता की खोज किसके द्वारा और कब की गई थी? 1936 में। इसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। या फिर बेराट सभ्यता का उत्खनन करता भी पूछा जा सकता है कि बेराट सभ्यता का उत्खनन कब किया गया था? 1962 में। किसके द्वारा? नील रतन और कैलाश दीक्षित के द्वारा। ठीक है, कैलाश दीक्षित द्वारा। और यहाँ पर जो बेराट सभ्यता है इसमें अशोक के शिलालेख और भाबरू के शिलालेख की जानकारी भी मिलती है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या होने वाला है? बी ऑप्शन। जबकि ये बागोर सभ्यता कहाँ पर है बताइए? ये बागोर सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। कौन सी नदी पर है? तो कोठारी नदी पर है। और कालीबंगा सभ्यता आप सभी जानते हैं हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी पर। और जोधपुर जो सभ्यता है ये है कोटपुतली बेरोड में और शाबी नदी पर स्थित सभ्यता। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। बताइए फटाफट कि चंपानेर की संधि कब हुई थी? कब हुई थी चंपानेर की संधि? ये तो आप सभी जानते हैं चंपानेर की जो संधि है ये 1456 में हुई थी। लेकिन किन किन के बीच में हुई थी चंपानेर की संधि? पूछा जा सकता है ना। चंपानेर की जो संधि है किन के मध्य हुई थी? तो ये हुई थी महमूद खिलजी प्रथम। किन किन के बीच में? महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन के बीच में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? चंपानेर की संधि का उद्देश्य मेवाड़ पर अधिकार करना। इसका उद्देश्य था कि मेवाड़ पर अधिकार करना। ठीक है, और इस चंपानेर की जो संधि है इसको महाराणा कुंभा ने क्या कर दिया था? असफल। महाराणा कुंभा ने असफल किया। ठीक है, पूछा जा सकता है कि चंपानेर की संधि कब हुई? 1456 में। किन किन के बीच में हुई और इसका उद्देश्य क्या था? तो मेवाड़ पर अधिकार करना था जिसे महाराणा कुंभा ने असफल कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि चौहान राजवंश के संस्थापक थे। चौहान राजवंश के संस्थापक आपसे पूछा गया है। क्या करने वाले हैं? चौहान राजवंश का संस्थापक वासुदेव चौहान। ठीक है, चौहान राजवंश का संस्थापक, चौहान राजवंश का संस्थापक, या फिर पूछा जा सकता है आदि पुरुष, या फिर पूछा जा सकता है मूल पुरुष। किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है वासुदेव चौहान को। किसे? वासुदेव चौहान को कहा जाता है। और जो वासुदेव चौहान है इन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया। कौन सी झील का? सांबर झील का निर्माण। और सांबर झील का निर्माण इन्होंने करवाया। तो इसकी जानकारी कौन से शिलालेख में मिलती है? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया, इसकी जानकारी कौन से शिलालेख में मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख में। इसकी जानकारी कौन से शिलालेख में मिलती है?
बिजोलिया, बिजोलिया शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ तो हमारा जो राइट आंसर है क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चौहान राजवंश के संस्थापक या फिर आदि पुरुष या फिर मूल पुरुष, तो वो कहा जाता है वासुदेव चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत थी सहायक संधि। इस पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत का नाम पूछा है, तो देख लेते हैं सबसे पहले सहायक संधि। ये जो सहायक संधि है ये किसकी संधि थी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली की संधि। ठीक है, और इस पर हस्ताक्षर करने वाली जो प्रथम रियासत थी उसका नाम था भरतपुर। और भरतपुर के द्वारा कब संधि की गई थी, 1803 ईस्वी में। उस समय जो भरतपुर का शासक था कौन था, रणजीत सिंह। शासक का नाम भी पूछा जा सकता है कि जो सहायक संधि है उस पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत, उस समय भरतपुर के शासक कौन थे, तो रणजीत सिंह। ठीक है, और दूसरी रियासत का नाम था सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली दूसरी रियासत थी अलवर। और अलवर के द्वारा भी 1803 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे। और उस समय अलवर का जो शासक था उसका नाम था बख्तावर, उसका नाम था बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह। ठीक है, जबकि जो आश्रित पार्थक्य नीति की जो संधि है वे किसकी संधि थी, लॉर्ड हेस्टिंग्स की संधि। पहले हमारा जो राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, भरतपुर। इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत थी भरतपुर। एक क्वेश्चन और बनकर आ सकता है यहाँ से, आश्रित पार्थक्य नीति संधि। ठीक है, ये भी देख लेते हैं कि आश्रित पार्थक्य नीति संधि ये किसकी संधि थी, तो ये थी लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स की संधि थी। और इस पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत का नाम था करौली। क्या नाम था, करौली। और करौली के द्वारा कब संधि की गई थी, 1817 ईस्वी में। और उस समय करौली का जो शासक था वो कौन था, हरबख्शपाल सिंह, हरबख्शपाल सिंह उस समय करौली का शासक था। या फिर पूछा जा सकता है कि आश्रित पार्थक्य नीति संधि पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत, अंतिम रियासत का नाम भी पूछा जा सकता है। बताइए कौन सी रियासत थी, शिरोई। कौन सी रियासत थी, शिरोई। और शिरोई के द्वारा संधि की गई थी 1823 ईस्वी में। और उस समय जो शिरोई का शासक था उसका नाम बताइए मुझे, आप बताइए शिरोई के शासक का क्या नाम था उस समय, शिव सिंह। उस समय शिरोई के शासक थे शिव सिंह। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चंस। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे। तो यहाँ तो हमारा जो राइट आंसर है वह होगा भरतपुर। ठीक है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत पूछी गई है तो वो है भरतपुर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बताइए कि आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, इसे कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा, तो वो कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को। ठीक है, मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत इन्हें कहा जाता है, बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। ठीक है, या फिर आदिवासियों का मसीहा, ये आदिवासियों का मसीहा कहलाता है मोतीलाल तेजावत। और मोतीलाल तेजावत के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, एक ही आंदोलन। और यह एक ही आंदोलन कब चलाया गया था, 1921 में। एक ही आंदोलन, एक ही आंदोलन। ठीक है, या फिर 21 सूत्रीय मांग, 21 सूत्रीय मांग किसके द्वारा रखी गई थी। या फिर एक बात और बताइए आप, जो मोतीलाल तेजावत है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, मोतीलाल तेजावत का जन्म स्थल भी पूछा जा सकता है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था मोतीलाल तेजावत का जन्म। फटाफट आंसर दीजिएगा, क्या करने वाले, कोलियारी गांव उदयपुर, इनका जन्म हुआ था कोलियारी गांव उदयपुर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो माणिक्यलाल वर्मा है ये तो कहलाते हैं मेवाड़ के गांधी।
ठीक है। गोविंद जो गिरी है, इनका जन्म हुआ था बेड़सा गांव यानी बाशिया गांव डूंगरपुर में, बंजारा परिवार में। और संत मावजी को कहा जाता है कल की अवतार, और इनका जो जन्म स्थल है वो डूंगरपुर है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को दिया जा सकता है। तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।